अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से हम हमारे लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं फॉर द एमडी के ट्रांसपेरेंट्स। अगर आप को इन लेक्चर से फ़ायदा हो तो काइंडली इस चैनल को आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम इससे पहले जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं, हमने इससे पहले एंजाइम का चैप्टर पढ़ा, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा और सेलुलर ऑर्गेनल्स पढ़े। वो सारे चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं बायोएनर्जेटिक्स का। तो बायोएनर्जेटिक्स के अंदर हम आज पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम आज देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली कहते क्या है। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन को देखते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर भी दो काइंड्स होती हैं, टू काइंड्स होती हैं। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन को ही नज़र में रखते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहती है कि aerobic respiration take place in the presence of oxygen। और जो anaerobic होती है वो कहती है कि anaerobic respiration take place in the absence of कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क सिंपल सा है कि जो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरोवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पायरोवेट बोलते हैं। तो जो 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है वो इधर इन्वॉल्व होता है। ये जो जो 3 कार्बन कंपाउंड पायरोवेट होता है ये प्रोड्यूस होता है बाय द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। अच्छा, जब ये ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जब ये पूरा एक एंड प्रोडक्ट जो कि पायरोवेट होती है ग्लाइकोलाइसिस की, वो जब निकलती है तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है किसके अंदर? एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को और इसके पॉइंट्स पढ़ें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, देयर आर द टू पाथवेज फाउंड एनारोबिक इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम देखते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी दो पाथ्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनर्जी ड्राइव करके देते हैं। दो पाथ के नाम है, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा होता है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये दो पाथ हमें समझने हैं। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम सिंपली जो हमारा जो टॉपिक है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम आज समझेंगे कि बेसिकली ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहती क्या है। प्रीवियस लेक्चर, अब इसके बाद जो जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसमें हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और इधर एरोबिक रेस्पिरेशन की मैंने एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस लिखी है। इसके अलावा कब साइकिल भी आ जाती है। ठीक है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन की एग्जांपल होती है। तो अब हम चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे जिसमें हम समझते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, जब एक इनिशियल पूरा एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जितना भी ग्लाइकोलाइसिस का अंदर जो ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो शुरू का रिएक्शन है वो भी सेम होता है। जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो उसके नतीजे में हमें पायरोवेट मिलता है और उसके साथ हमें 2 NADPH और क्या मिलते हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लो भले इन्हें, फिर इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं हमें। फिर ये एज इट इज रिएक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है ऐसे कैसा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि मैंने इधर सेंटेंस में लिखा है, इसमें क्या कर होता है, इसमें बेसिकली होता है कि ये भी फॉलो करता है किसी ग्लाइकोलाइसिस में। इसमें होता है क्या, रिडक्शन ऑफ पायरोवेट होती है। समझिए रिडक्शन ऑफ पायरोवेट का इधर मतलब आप समझने की ज़रा कोशिश करें। यानी कि इसके अंदर क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। कौन सी हाइड्रोजन ऐड होती है, जो यहाँ पे होती है, यानी कि यहाँ से 2 कार्बन और NADH की 2 कार्बन उठ के किसके बाद आ जाती हैं, पायरोवेट के पास। तो मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज होगा, यानी कि 6 होगा इधर। अब इधर हम देखते हैं कि एक साइकिल बनाई हुई, इधर क्या कह रहा है कि जब ग्लूकोज की जो साइकिल होती है तो ग्लूकोज की साइकिल में क्या होता है, ग्लूकोज स्टेट करता है किससे, NAD से रिएक्ट करता है, देन क्या प्रोड्यूस करके देता है, फिर वो हमें एक पायरोवेट प्रोड्यूस कर देता है। इधर हम आपको हाईलाइट करते हैं कुछ ऐसे, वो क्या प्रोड्यूस करके देता है हमें, पायरोवेट, और दूसरा हमें हाइड्रोजन और 2 NADH के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करके देता है। फिर क्या होता है, फिर NADH वापस क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, जो वापस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जाके क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके नतीजे हमें एक प्रोडक्ट मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेट बोलते हैं या लैक्टिक एसिड बोलते हैं, जो आप देख सकते हैं।
अगर आप सिंपल इधर पायरोवेट का मॉलिक्यूल देखते हैं तो इधर आपको हाइड्रोजन नहीं दिखती। अगर आप इधर लैक्टेट का स्ट्रक्चर देखें तो इधर आपको क्या दिखेंगे, एक हाइड्रोजन इधर दिख जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर दिख जाएगा। तो आप इधर देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाती है, रिडक्शन। यानी कि ये फॉलो किसको, ये जो जितना भी रिएक्शन है किस चीज़ को फॉलो करता है, रिडक्शन को फॉलो करता है। जब पायरोवेट के अंदर रिडक्शन होगी तो वो क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड बना देगा। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो एमसीक्यूज़ के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कहता है कि अक्यर्स इन एनारोबिक बैक्टीरिया और मसल्स ऑफ मैमल्स। जैसे कि हमारे जो मसल्स होते हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, किसी कमी हो जाती है, हमारे पास एटीपी कमी हो जाती है, तो जितने ग्लूकोज हमारे पास होते हैं वो भी कंज्यूम हो जाते हैं। तो फिर उसमें के एंड के नतीजे में क्या होता है कि अब हमारे पास और ग्लूकोज नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे वजह से जो पायरोवेट है फिर उसको भी यूज़ करना पड़ता है। इसके नतीजे में हमारे पास एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, वो प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि क्या कॉज कर देता है, मसल फटीग कॉज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो कांटेक्ट नहीं कर पाते, एक जगह स्ट्रेट हो जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम ही कंडीशन है, ठीक है। देयरफॉर एनारोबिक फर्मेंटेशन इज़ नॉट फेवरेबल फॉर ह्यूमंस। और ये सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस करती है। अब हम चलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। बेसिकली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज़ अ वेरी कॉमन इन यीस्ट। बेसिकली आप देख सकते हैं कि यीस्ट के अंदर, यानी कि फंजाइस को फॉलो करते हैं, यीस्ट के अंदर हमें ये मिलती है। ये कौन सा रिएक्शन फॉलो करती है, ये भी फॉलो करती है ग्लाइकोलाइसिस को। इसमें क्या होती है, पहले होती है डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। क्या होती है सबसे पहले इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है। देन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड, यानी कि फिर क्या होता है, एसिटल्डिहाइड के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है। इस बात को अभी हम स्टेशन से समझते हैं कि ये सेम प्रोसेस दोनों में एक ही होता है, जो कि इससे पहले हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पढ़ा था, उसमें भी ये होता है। इसमें क्या होता है, वही 2 पायरोवेट कंबाइन करते हैं Na2H के साथ, NADH के साथ, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। देन क्या होता है इसमें, सबसे पहले इसमें से क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वो इधर एज अ बाय प्रोडक्ट निकल गई, और इसके यानी कि NADH के जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो उसमें जाके क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इसमें जाके पायरोवेट के मॉलिक्यूल में, फिर वो हमें क्या बना के देते हैं, अल्कोहल बना के देते हैं। अभी हम इधर आपको एक रिएक्शन दिखाते हैं जो कि साइकिल रिप्रेजेंट कर रही है। वो रिएक्शन है जैसे कि ग्लूकोज रिएक्ट करी इन द प्रेजेंस ऑफ NADH के साथ, उसने क्या बनाया, हमें वही मॉलिक्यूल बना के दी, लेकिन उसके साथ हमें क्या मिला, इस रिएक्शन के अंदर क्या रिमूव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन हो गई। देन अब क्या होगा, जिसके नतीजे में प्रोड्यूस क्या हुआ हमारे पास, एसिटल्डिहाइड, यानी कि C2H4O, यानी कि क्या प्रोड्यूस हुआ हमारे पास, C2H4O प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। देन ये फर्दर रिएक्शन में आगे जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है इसमें फिर क्या होता है, जो NADH होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाती है, हाइड्रोजन आ जाती है। अब आप इस मॉलिक्यूल को गौर से चेक करें, इस मॉलिक्यूल को देखें। अब इधर हम हाइड्रोजन लगा देते तो क्या हो जाएगी, और इधर भी हम क्या लगा दें, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगा दे तो वो क्या बना देगा, हमें एथेनॉल बना देगा। यानी कि ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। MCQs के लिहाज से 2 पॉइंट बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाले पॉइंट तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इसके नोट्स में बेसिकली आपको PDF की फॉर्म में नीचे दे दूंगा, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, नोट्स भी आपके पास एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे। तब हम आगे इसके कुछ MCQs पॉइंट है जो कि आपको बड़े हेल्पफुल होंगे फॉर द अटेम्प्टेशन ऑफ टेस्ट। बेसिकली बोलता है कि ग्लूकोज जो होती है ना, बेसिकली उसको हम रेस्पिरेटरी फ्यूल भी बोलते हैं, और जो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू 2 मॉलिक्यूल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरोवेट, इन ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी, और एरोबिक इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि जो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो किसके ख़त्म होने के बाद होती है, ग्लाइकोलाइसिस के ख़त्म होने के बाद क्या स्टार्ट होती है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट की जाती है, क्योंकि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज़ पायरोवेट। सिंपल सी बात है जो कि आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, अब 2 बात आती है इसमें, आती है कि EBMC की उस पॉइंट में बोलता है एरोबिक रेस्पिरेशन रिप्रोड्यूस 36 ATP इन यूकैरियोट्स, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, और प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरियाज वगैरह हैं, वो कितने प्रोड्यूस करते हैं, वो 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एरोबिक की बात करें जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस, कप साइकिल्स और ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। अगर हम इधर बात करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो प्रोड्यूस करती है क्या, 2 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है, और लेस एफिशिएंट होती है फॉर द एनर्जी ड्राइविंग।
अगर हम इधर एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखते हैं तो उसमें हमें क्या दिखती है, डिकार्बोक्सिलेशन दिखती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या दिखती है, डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और एनारोबिक के अंदर हमें क्या दिखती है, रिडक्शन दिखती है। क्या दिखती है, रिडक्शन दिखती है। सिंपल सी बात है। अगर आपको सॉरी, इस पॉइंट को आपने काट देना है, ये पॉइंट बेसिकली नॉट इंक्लूडेड, ये गलत है, ठीक है। इसका मैं पॉइंट अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा। अगर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया तो काइंडली इस लेक्चर को आप शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे फॉलो भी कीजिए। मैं इसी तरीके की और लेक्चर्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं एक अगले लेक्चर के साथ। मेरे चैनल के साथ रहिए, बायोलॉजी मेरे साथ।